हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जो हमारी श्रृंखला चल रही है, यानी कि चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में मैंने कल आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इक्विलिब्रियम को मैं आज भी आपको डिफाइन करूंगा। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम और इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, तथा मैं आपको आज की क्लास में ये भी कराने वाला हूँ सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। एक्टिव मास किसे कहते हैं? जब तक आपको एक्टिव मास क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम पढ़ेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास और उसके कुछ न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, देखें भाई, समझे। हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाना है हमें? हेडिंग साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। क्या बनाना है? साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमें। क्या होती है साम्य अवस्था? साम्य अवस्था लिखिए भाई। साम्य अवस्था कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी कि जब किसी रिवर्सिबल रिवर्सिबल अभिक्रिया में, रिवर्सिबल अभिक्रिया में, ठीक है भाई, रिवर्सिबल अभिक्रिया में, रिवर्सिबल अभिक्रिया में क्या होता है? जब किसी रिवर्सिबल अभिक्रिया में क्या होगा भाई, यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। जब किसी उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर या वेग, या अग्र अभिक्रिया की दर या वेग पश्च अभिक्रिया यानी कि पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या वेग दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, हो जाते हैं, तब जाते हैं, तब यह अवस्था, ये अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। क्लियर? साम्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना है। साम्य अवस्था में ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया रुक जाए, अभिक्रिया लगातार होती रहती है, लेकिन अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के दोनों के वेग क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रिवर्सिबल अभिक्रिया ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी है। ठीक है, तब इसमें क्या होगा? अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग, पश्च अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। ठीक है भाई, ये क्लियर होने वाला है। अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग। ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? साम्य अवस्था। क्या कहलाती है? साम्य अवस्था कहलाती है। अब जैसे नोट पॉइंट करके आपको एक पॉइंट ये लिखना है, नोट करके आपको ये समझना है बेटा। क्या समझना है नोट करके? कि नोट करके ये समझना है कि साम्य अवस्था में अभिक्रिया रुकती नहीं है। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में अभिक्रिया, अभिक्रिया रुकी हुई नहीं होती है, यानी कि रुकती नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए, रुकती नहीं है। केवल दोनों के वेग बराबर हो जाते हैं, अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। यहाँ लिख लेते हैं, अभिक्रिया, अभिक्रिया लगातार 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 चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। केवल केवल वेग बराबर होते हैं, वेग
समान हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। क्लियर, वेग समान हो जाते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। क्लियर भाई, साम्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ भाई साम्य अवस्था का। साम्य अवस्था का ग्राफ समझ लीजिए क्या है, साम्य अवस्था का ग्राफ समझ लीजिए भाई। इसमें क्या होगा, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया हमने ली, हम कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, यहाँ पे हम कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं बेटा। ठीक है भाई, एक हमने रासायनिक अभिक्रिया ली। जब रासायनिक अभिक्रिया ली, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। जब सेंटर पॉइंट है, ठीक, सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारा बनेगा, ये जो बना हमारा, यहाँ पे देखें, ये जो आएगा हमारा, ये अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग, और ये हुआ पश्च अभिक्रिया का वेग, पश्च अभिक्रिया का वेग। क्लियर, अब हमारा ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। और जो ये बना, ये हमारा क्या है, दोनों अभिक्रियाओं का क्या है, साम्य अवस्था। ये क्या हुई हमारी साम्य अवस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। क्लियर, क्या हुआ, साम्य अवस्था, क्या हुआ, साम्य अवस्था। ठीक है, ये कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमारा ग्राफ हो गया। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या है, ग्राफ है। ठीक है, अग्र अभिक्रिया का वेग, पश्च अभिक्रिया का वेग जब दोनों समान हो जाते हैं, दोनों समान हो जाते हैं, तब क्या कहलाते हैं, वहां पर एक अवस्था उत्पन्न होती है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। लेकिन साम्य अवस्था में कोई भी अभिक्रिया रुकती नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी अभिक्रिया रुकी हुई नहीं होती, लेकिन केवल उसके वेग ही बराबर होते हैं। अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। क्लियर, अभिक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। ये जो हमारे थी क्या थी भाई, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में और भी पॉइंट्स है भाई, भौतिक साम्य अवस्था और रासायनिक साम्य अवस्था भी होती है हमारे। सही है, भौतिक साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य अवस्था। ठीक है, इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट विशेष तौर पे नहीं है जितना कि ये पॉइंट है। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि साम्य अवस्था में क्या होता है भाई, साम्य अवस्था में अभिक्रिया रुक जाती है। गलत है, साम्य अवस्था में अभिक्रिया नहीं रुकती है। साम्य अवस्था में केवल अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सक्रिय द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। क्लियर, क्या करने वाले हैं हम, एक्टिव मास। एक्टिव मास समझ लीजिए, आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे भाई। देखो समझ लीजिए भाई, क्या है एक्टिव मास, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान। क्या करेंगे हम, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास, एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास। ठीक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वो उसका सिंबल ये ब्रैकेट है। ठीक है, आप इसको बड़ी ब्रैकेट ना समझें। अगर केमिकल में रिएक्शन में कहीं भी आपका ये लिख के आ जाए CH3COOH, तो ये जो आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, ये सक्रिय द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है, सक्रिय द्रव्यमान एसिटिक एसिड, सक्रिय द्रव्यमान एसिटिक एसिड। ठीक है, जो बड़ी ब्रैकेट जो होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि एक्टिव मास का जो सिंबल है वो क्या है, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, क्या होता है भाई, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, डेफिनेशन लिखेंगे, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, डेफिनेशन लिखें, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम
अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं को मोल भी बोलते हैं, मोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, उस पदार्थ का क्या कहलाती है, उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है, सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है, सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर, सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। फिर से देखें क्या है भाई, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ, यानी पदार्थ ले लीजिए या विलय ले लीजिए, पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है, उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। फिर नई लाइन से लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास को बड़े ब्रैकेट यानी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, बड़े ब्रैकेट यानी कि चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक्टिव मास हो गया, सक्रिय द्रव्यमान हो गया। अब आप एक चीज ये बताइए, यहाँ पे लिखे पदार्थ का फॉर्मूला बनाएंगे, पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान यानी कि बड़ी ब्रैकेट यानी कि ये सिंबल है इसका भाई, ये सिंबल है, बराबर क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन किसमें, लीटर में। क्लियर, आयतन लीटर में। फिर से देखें फार्मूला जो है, पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या है भाई, फार्मूला पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान बराबर विलय यानी कि पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। क्लियर, आयतन लीटर में। अब यदि आपको पदार्थ के मोलों की संख्या नहीं पता हो तो मैं बिलियन चैप्टर है हमारा 12th सॉल्यूशन, मेरा जब आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे 12th सॉल्यूशन नाम से एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरा यानी कि 4 से 6 लगभग वीडियोस अपलोड हैं उसमें। तो बिलियन चैप्टर है हमारा, वो पूरा मैं आपको उसमें अपलोड प्रोवाइड करा चुका हूं। जब आप उसमें देखेंगे तो मैंने आपको सक्रिय यानी कि मोलरता, नॉर्मलता और पदार्थ के मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या और तुल्यांकों की संख्या सब कुछ निकालना बताया है। तो आप वहां से अवश्य देखें। फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या अगर हमें निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मोलों की संख्या, अगर मोलों की संख्या हमें निकालनी हो किसके, पदार्थ के, जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी हो, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, पदार्थ का अणुभार, ये हमारा फार्मूला होता है भाई किसके, यानी कि मोलों की संख्या बराबर। ठीक है भाई, मोलों की संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार। क्लियर, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको मोलों की संख्या नहीं दे रखी हो, न्यूमेरिकल में मोलों की संख्या नहीं दे रखी हो, केवल आपको पदार्थ का भार दे रखा हो और पदार्थ दे रखा हो, तो अणुभार तो आप निकाल ही लेंगे। जब अणुभार आप निकाल लेंगे, भार दे रखा होगा, तब आप मोलों की संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू भी हम इसमें लगा सकते हैं। जब ये लगाएंगे तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तब क्या नया फार्मूला बनेगा, देखिए भाई, पदार्थ का भार अपॉन
पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार इनटू आयतन, आयतन लीटर में। क्लियर, आयतन लीटर में। ये हुआ भाई आयतन लीटर में। ठीक है भाई, आयतन लीटर में। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार आयतन लीटर में। क्लियर। अब मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल कराने वाला हूं भाई, 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। यानी क्वेश्चन देखेंगे, 2 लीटर के पात्र में 8.4 ग्राम नाइट्रोजन है और 6.8 ग्राम अमोनिया है। क्लियर। यानी कि 2 लीटर के पात्र में 8.4 ग्राम नाइट्रोजन है और 6.8 ग्राम अमोनिया है। ठीक है, NH3 है। तब नाइट्रोजन और अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमें नाइट्रोजन और अमोनिया के दोनों के सक्रिय द्रव्यमान की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिख लेना भाई। लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है। देखिए दिया क्या है, बिलियन, यानी कि आयतन कितना दे रखा है, 2 लीटर आयतन दे रखा है। ठीक है, 2 लीटर आयतन दे रखा है। N2 का भार कितना दे रखा है, 8.4 ग्राम दे रखा है। अब हमें N2 का अणुभार निकाल लेंगे भाई। अणुभार तो आप निकाल ही लेंगे। अणुभार कितना है N2 का, भाई नाइट्रोजन का 14 होता है और N2 का क्या हो जाएगा 28। ठीक है, N2 का क्या हो जाएगा 28। कैसे हुआ भाई, 14 + 14। ठीक है, 2 N है तो 14 + 14 28 हो गया। इसी प्रकार से NH3 का भार दे रखा है। NH3 का भार क्या दे रखा है, 6.8 ग्राम। और NH3 का जब हम अणुभार निकालेंगे, NH3 का जब हम अणुभार निकालेंगे तो बताइए कितना निकल के NH3 का अणुभार कितना निकल के आएगा भाई, 17। क्लियर। नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन, कितना हो गया 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। अब हम फार्मूला, आपको पता ही है क्या है फार्मूला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी का भी निकालना हो, यानी कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन का एक्टिव मास निकालेंगे। तब फार्मूला आपको पता है, पदार्थ का भार यानी कि N2 का भार क्या लिखेंगे, N2 का भार अपॉन N2 का अणुभार, N2 का अणुभार इनटू आयतन लीटर में। जब इसको सॉल्व करेंगे, N2 का भार कितना दे रखा है बेटा 8.4, अणुभार कितना दे रखा है 28 इंटू आयतन कितना दे रखा है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 28 3 जा 84। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे यानी कि 3/20 तो कितना आएगा 0.15। मात्रक क्या होता है इसका, मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। फिर से देखें, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, 2 लीटर के पात्र में 8.4 ग्राम नाइट्रोजन और 6.8 ग्राम NH3 है। तब N2 और NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमने जो दे रखा था वो चीज लिख ली यहाँ पे। आयतन 2 लीटर दे रखा है, N2 का भार 8.4 ग्राम दे रखा है। अणुभार हम निकाल ही लेते हैं भाई, 14 + 14 28 हो गया। NH3 का भार कितना हो गया 6.8 ग्राम हो गया। NH3 का अणुभार 17 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला ये देखो ब्रैकेट में हमने लगाया है, N2 सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास कितना
निकालना है N2 का भार अपॉन N2 का अणु भार इंटू आयतन, आयतन लीटर में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रा होता है मोल प्रति लीटर। अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं किसका, यानी कि एक्टिव मास NH3। जब NH3 का निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता है क्या है, NH3 का भार अपॉन NH3 का भार अपॉन NH3 का अणु भार इंटू आयतन लीटर में, क्लियर। ये इसका फार्मूला होता है। जब ये इसका फार्मूला हुआ तो हम क्या काम करते हैं भाई, N2 का भार कितना दे रखा है, N2 का भार बताइए कितना दे रखा है। N2 जो हमारा N2 नहीं, NH3 का भार कितना दे रखा है, ये NH3 का भार दे रखा है 6.8, अणु भार 17 इंटू 2, ये दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव हटा के जीरो बढ़ा लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करें, जब सॉल्व करेंगे तो भाई 2 से काट दीजिए, 2 10, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 17 दूनी 34, ठीक है भाई, ठीक है। कितना आया, यानी कि फिर काट दो इसको, यानी कि 1/5, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 0.10 हो गए, वहां पे 10 हो गए 2, 0.2 मोल प्रति लीटर, ठीक है, 0.2 मोल प्रति लीटर। ये जो होगा हमारे किसका होगा भाई, N2 का सक्रिय द्रव्यमान और NH3 का सक्रिय द्रव्यमान। इसी प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा हो एक्टिव मास के लिए, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं उसका सक्रिय द्रव्यमान। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल क्यों कराया है, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो वहां से निकल के आएंगे। आपको जब यही पता नहीं होगा कि सक्रिय द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, एक्टिव मास किसी पदार्थ का कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही करा दिया, ठीक है भाई। आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, ठीक है। किसके साथ में, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लेकर कल शाम 8:30 बजे मिलते हैं, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।